डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तर्ज तहरीर की खूबियाँ पर नज़र डालेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ज़बरदस्त इंसाफपरदाज हैं और मुख्तलिफ असालीब पर इन्हें कुदरत हासिल है। आपके निसाब में इनका जो सबक शामिल है, इनके अंदाज बयान में बहुत तासीर है। मौलाना की अदबी कोशिशें अल हिलाल और अबलाग अखबारों से जाहिर होती है। जिनमें इन्होंने अपने कलम के जौहर दिखाए। इनके अलावा मज़ामिन, खतूत, कुरान मजीद की तफसीर वगैरह मंजर आम पर आ चुके हैं। आपके निसाब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो एक मजमून है, एक ख़त, जो उन्होंने एक ख़त के नाम से लिखा है, अबुल कलाम आज़ाद की तर्ज तहरीर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तर्ज तहरीर की चंद अहम खुसूसियात दर्ज झेल बयान की जाती है। आम फहम ज़बान इनकी खुसूसियात है। तर्ज तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत है आम फहम ज़बान। आम फहम ज़बान गुबार खातिर के कई ख़तों में नज़र आती है, मगर वहीं जहाँ मौजू इसका मुतालबा करता है, मसलन चिड़ियाँ, चिड़े की कहानी, हर चंद एक अलामती कहानी है, मगर यह है बहरहाल कहानी। यहाँ वाक़यात ज़्यादा अहम हैं और इन पर तवज्जो का मरकूज़ रहना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ सादा व सुहेल ज़बान इस्तेमाल की गई है। अंदाज़ा है कि मौलाना इस ज़बान पर भी पूरी कुदरत रखते हैं। एक ख़त का इक़्तिबास मिला ख़त हो। लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, लेकिन यह नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद ज़िंदगी हुई, यानी ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना। पारसी आमेज़ ज़बान जो दूसरी इनकी खुसूसियात है तर्ज तहरीर की, वो दूसरी है पारसी आमेज़ ज़बान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तहरीरों में पारसी आमेज़ ज़बानों का इस्तेमाल भी किया है। अरबी व पारसी पर मौलाना को कामिल अबूर हासिल है। इनकी तकरीबन तमाम तहरीरें इसकी गवाह है। गुबार खातिर का पहला ख़त एक पारसी शेर से शुरू होता है। इसके बाद सिर्फ एक जुमला है जो यहाँ नकल किया जाता है। दिल हिकायतों से लबरेज है, मगर ज़बान दरमाइंदा फुर्सत को पाराए शुक्र नहीं। मोहल्लत का मुंतज़र हूँ, अबुल कलाम आज़ाद। शेरी ज़बान अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर को वस्फ़ है, वस्फ़ खास है। यही वजह है कि गुबार खातिर की जुमलों को पढ़कर कारी के मुँह से इस तरह बेसाख्ता दाद निकलती है जैसे गज़ल के शेर सुनकर निकल सकती है। मसलन कभी ऐसा होता है कि हम फूलों के सेज पर लौटते हैं और राहत नहीं पाते। कभी ऐसा होता है कि कांटों पर दौड़ते और हर चुभन में राहत व सुरूर की एक दौलत पाते हैं। मौलाना की शेरी असलूब के कई रूप हैं जो कि इन तहरीरों से आया हैं, जाहिर है। शेरी वसाइल से मौलाना खूब काम लेते हैं।
کہیں تسبیح استخارات، کہیں مزاج و کنایہ ہے، کہیں لفظی و معنوی شنائع ہیں، تو کہیں تجسم۔ تجسم سے مراد یہ ہے کہ کسی بے جان شے کو چاند ارمان لیتے ہیں۔ ان وسائل سے نثر میں شعر کا سا حسن پیدا ہو جاتا ہے اور قاری اس طرح لفظ اندوز ہوتا ہے جیسے وہ کوئی شعر پڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال ملاقات ہے۔ میری پچھلی زندگی مجھے قید خانے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلی گئی۔ طنز و ظرافت کے بعض اچھے نمونے بھی ان کی تحریروں میں مل جاتے ہیں۔ مولانا کے مزاج میں انانیت اور خود پسندی نے ایسی عبارتوں کو جنم دیا ہے کہ ہمیشہ عقل مند آدمی اکا دکا ہوگا، بھیڑ بیوقوف رہے گی۔ ظرافت سے بھرپور مولانا کا وہ خط ہے جس میں باورچی کی تلاش کا موضوع لکھا ہے۔ مقصدیت۔ مولانا ادب میں مقصدیت کے قائل ہے۔ انہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں جتنے مضامین لکھے ہیں وہ زبردست مقصدی لیے ہوئے ہیں۔ بنا مقصد کے کوئی انہوں نے مضامین نہیں لکھا۔ انفرادیت مولانا کی مزاج میں داخل ہے۔ روس عام سے ہٹ کر چلنا ساری زندگی ان کا معمول رہا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں الٹی چال میرے حصے میں آئی ہے، یعنی انفرادیت، اپنا الگ ہی راستہ نکالتے تھے۔ انانیت مولانا کے رگ وپے میں شرائط کیے ہوئی تھی۔ خود پسندی ان کے مزاج کا خاصہ تھی۔ وہ بلا کے ذہن تھے، چنانچہ ان کے مزاج میں انانیت پیدا ہو گئی۔ جیل میں طبی معائنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ سول سرجن ہر شخص کا سینہ پھوٹ بجا کے دیکھتا رہا کہ کیا آواز نکلتی ہے۔ معلوم نہیں پھیپھڑوں کی حالت معلوم کرنی چاہتا تھا یا دلوں کی۔ مجھ سے بھی معائنے کی درخواست کی۔ میں نے کہا میرا سینہ دیکھنا بے سود ہے، اگر دماغ کے دیکھنے کا کوئی آلہ ساتھ ہے تو کام میں لائیں۔ فکر و فلسفہ کا عنصر بھی مولانا کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ ہر وقت سوچتا اور مسلسل سوچتا ساری زندگی مولانا کی عادت رہی ہے۔ ان کی تحریروں میں فکر و فلسفہ کہیں پوری طرح حاوی ہے تو کہیں اس کی ہلکی لہریں نظر آتی ہے۔ ایک خط میں خوشی کا فلسفہ پیش کیا۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ اصل خوشی جسم کی نہیں، دماغ کی خوشی ہے جو قید و بند میں بھی برقرار رہتی ہے۔ کیا بات! خلاصۂ کلام، مولانا ابوالکلام آزاد کی مقبولیت کا اصل راز ان کی طرز و تحریر میں ہے۔ تخلیقی نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک جمال پرستوں کو لطف اور سرور کی دولت عطا کرتا رہے گا۔ اس کے عوض ان سے خراج تحسین وصول کرتا رہے گا۔ نیاز فتح پوری نے مولانا کے نام ایک خط میں درست ہی لکھا تھا کہ مولانا آپ کا اسلوب بیان مجھ سے تو
विधा जहाँ चाहता है। अगर आपकी ज़बान में मुझे कोई गालियाँ भी दे तो बिलमन मजीद कहता रहूँगा। यहाँ मौलाना हसरत मोहानी का ये शेर मुकम्मल तौर पर सादिक आता है। जब से देखी अबुल कलाम की नशर, जब से देखी अबुल कलाम की नशर, नजम हसरत में कुछ मजा न रहा। जब से देखी अबुल कलाम की नशर, नज्म हसरत में कुछ मजा न रहा। मौलाना हसरत मोहानी का शेर है। आपकी इस नशा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो सबक है वो एक ख़त है। इन्होंने खत लिखा था अपने दोस्त के किला अहमद नगर से। किला अहमद नगर जो ये कैद खाने में थे उस वक्त, और अपने वहाँ के हालात इन्होंने इस एक खत के जरिए पहुँचाए थे। और ये खत इन्होंने गुबार खातिर में शामिल है ये। और मौलाना हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम ये खत लिखा था, आपके निसाब में शामिल है, जो बहुत ही वहाँ के माहौल की जानकारी दी है। कहीं तुझको न पाया गरचा हमने एक जहाँ ढूंढा, फिर आखिर दिल ही में पाया बगल ही में से तू निकला। ये शेर उन्होंने अपने खत के जरिए किला अहमद नगर की जेल के जरिए अपने दोस्त अबुल कलाम मौलाना हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम लिखे। इन्होंने ज़्यादातर खत इनके नाम ही लिखे थे। और गालिब के बाद में खतूत निगारी में जो नाम आता है अबुल कलाम आज़ाद का ही नाम आता है। थैंक यू।